डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में दर्ज की गई वृद्धि। सूचकांक में वृद्धि और गिरावट अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही। जल क्षेत्र में भू स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर रिपोर्ट जारी। कृषि के लिए पानी की आवश्यकता के मद्देनजर भारत भूजल पर बहुत अधिक है निर्भर। देश में बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट तैयार। और भारत नेट परियोजना से जुड़े सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए लगातार हो रहा है काम, सरकार कर रही है काम। इसके साथ साथ 3.61 लाख गांवों को शामिल करने के लिए निविदाएं की गई हैं आमंत्रित। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की झमाझम बारिश जारी। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की जताई संभावना। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डाल लेते हैं। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है। इसके साथ साथ कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता सूचकांक जारी किया गया उसमें कई तरीके की जानकारियां भी श्रमिकों के लिए दी गई हैं ताकि श्रमिक जो हैं वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून 2021 कुल कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया गया है। श्रमिकों की जानकारी के लिए जून 2021 के लिए 8 अंक बढ़कर 1057 से 1065 रहे हैं। ये सूचकांक जारी किया गया है। इसके साथ साथ कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि भी दर्ज की गई, यानी कि बढ़ोतरी दर्शाती है। मुख्य रूप से दालों, सब्जी और फलों, प्याज, मांस, बकरी, मछली की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। सूचकांक में वृद्धि गिरावट अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही है, यानी कि जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर अलग अलग सूचकांक दर्शाया गया है। कृषि मजदूरों के मामले में 19 राज्यों में से 1 से 10 अंक की वृद्धि अभी तक दर्शाई गई है। जम्मू कश्मीर में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई, तो वहीं तमिलनाडु में 1256 अंकों के साथ वो तमिलनाडु राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है। जबकि अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य 824 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा है। ग्रामीण मजदूरों के मामले में 19 राज्यों में 2 से 10 अंक की वृद्धि इस सूचकांक में शामिल की गई है। जम्मू कश्मीर में 9 अंकों की कमी की दर्ज की गई, वहीं तमिलनाडु में 1241 अंकों के साथ वो सबसे अग्रणी यानी कि सबसे शीर्ष पर रहा है। जबकि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार 863 अंकों के साथ भी सबसे नीचे रहा है, यानी कि अलग अलग राज्यों का सूचकांक अलग अलग रहा है। राज्यों में कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि केरल में दर्ज की गई। वहीं ग्रामीण मजदूरों के मामले में 4 राज्य जिसमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी वृद्धि लगातार दर्ज की गई है। कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी जम्मू कश्मीर में भी दर्ज की गई है। श्रम ब्यूरो के महानिदेशक डीपीएस नेगी ने सूचकांक जारी किया। जुलाई 2021 के लिए अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों की सूचकांक जारी हुआ है। अब हम बात करेंगे मौसम की और इसके साथ साथ इस बात पर भी बात करेंगे कि देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी
फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान जल क्षेत्र में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। देश के प्रमुख जल क्षेत्र के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में किस प्रकार फिलहाल भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने में कैसे सुधार किया जाए। देश भर के 60 से अधिक जल एवं भूस्थानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के लिए अपने सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जल संकट से निपटने के लिए उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण एवं मैपिंग, जीपीएस आधारित उपकरण सेंसर, जीआईएस एवं सेप्टिकल एनालिसिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्रिवन जैसी भूस्थानिक एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है जल संरक्षण करने में और जल को बढ़ावा देने में। और बात करेंगे मानसून की। देश भर में मानसून का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने यह भी बताया कि इन सभी जगहों पर 23 और 24 जुलाई को मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 24 जुलाई तक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। आज से लेकर 23 जुलाई के बीच कोंकण और गोवा और इनसे सटे मध्य महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर और सतारा जिलों में आज और कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं दक्षिण गुजरात में 23 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 24 जुलाई को यह बढ़कर अति भारी बारिश का रूप ले सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अंडमान और निकोबार और आइलैंड्स, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, रायलसीमा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और करैकल में बादल गरज सकते हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान के कुछ भागों में मानसूनी हवाएं आज से सक्रिय होने लगी हैं। पूरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर, अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में आज हल्की बारिश की संभावना है। और अब बात करेंगे भारत नेट से बदलता भारत की, यानी कि जो भारत नेट है लगातार विस्तार कर रहा है, अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर जो डिजिटल सेवाएं हैं उसका फायदा लोगों को दिया जा रहा है। भारत नेट परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ताकि उसका विस्तार दिया जा सके, गांव-गांव को डिजिटलाइज किया जा सके। 16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों को शामिल करने की एक नई निविदा आमंत्रित की गई। इसमें लोग भाग लेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी की 30 साल की रियायती अवधि के लिए यह निविदा जो है वो आमंत्रित की गई है और इसमें सबसे इसका खास मकसद है कि गांवों को डिजिटलाइज करना। मौजूदा समय में भारत नेट ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के बीच ऑप्टिकल फाइबर का एक जाल बिछा रहा है। भारत नेट का दायरा अब देश के लगभग सभी आबादी वाले 6.43 लाख गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ भारत नेट परियोजना के तहत शेष बिना संपर्क वाली ग्राम पंचायतों से परे सभी आबादी वाले गांवों को भी जोड़ा जाएगा। मौजूदा भारत नेट नेटवर्क को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करना भी इस निविदा में शामिल है। संचालन और रखरखाव और मौजूदा तथा साथ ही नए बिछाए गए नेटवर्क का भी उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ साथ भारत नेट के माध्यम से आने वाले दिनों में कृषि की आधुनिक जानकारी भी किसानों को आसानी से मिल सकेगी। और अब बात करेंगे सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी की, जहां पर नए निदेशक ने सब्जी अनुसंधान केंद्र को ज्वाइन किया है और वो उनकी एक नई प्लानिंग है कि पूर्वोत्तर राज्यों के जो किसान हैं उनको सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से कैसे बीज और शोध उन तक मुहैया कराया जाएगा। इसी विषय पर हमारे संवाददाता हरकेश बहादुर सिंह गौतम ने बात की सब्जी अनुसंधान केंद्र के निदेशक से। हमारे साथ हैं सब्जी अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक डॉक्टर तुषार कांत बेहरा जी। किसानों के लिए यहाँ पे चूंकि संस्थान तो करता ही रहा है, लेकिन आपको क्या नई योजना सब्जी अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जो किसानों तक पहुँचे?
तो मैं जब यहाँ पे सब्जी संस्थान में ज्वाइन किया हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध सब्जी का इलाका है और ये उत्तर भारत के आप बताएंगे कि सब्जी में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बहुत सारे सब्जियों में काम किया जाता है। 35 सब्जियों में काम किया जाता है, उसकी जो प्रजनन किया जाता है, नया नया किस्में उसमें विकसित किया जाता है। उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी भी आपका बहुत सारे किसान तक पहुंचा गया हुआ है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, हम अभी जो प्रकल्प जो प्रोजेक्ट लिए हैं, जिसमें हमने SC/ST फार्मर्स के लिए, ST फार्मर्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स के लिए सबसे यहाँ से काम कर रहे हैं। इनमें हम लोग जो है अभी एक एकत्रित होके सब जो सब्जी का जितने किस्में हैं हम वहाँ पे भेज रहे हैं और उनके जो किसान हैं उनके साथ डेवलपमेंट भी करना है, कैसे करना है, उनको पैसा कितना, उनके आमदनी जैसे 2 गुना हो सकता है या 3 गुना हो सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों जो सब्जी के ऊपर काम करके और सब्जी को खेती करके बहुत उसके लाभवान भी हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो मानसून है या वातावरण है वो यहाँ से थोड़ा भिन्न होगा, तो उसके लिए किस तरह से आप किसानों को कहेंगे या किस तरह का रिसर्च आप कर रहे हैं कि जो यहाँ की सब्जियाँ हैं वहाँ पे भी अच्छी पैदावार उनकी हो और आय बढ़ने की बात आप कर ही रहे हैं। हाँ, पहले इसको हम वहाँ ट्रायल में लेते हैं, जैसे बहुत सारे ट्रायल लगाते हैं, बहुत सारे किस्में वहाँ लगाते हैं, जो किस्में वहाँ से अच्छा हो सकती है उस किस्म के फिर हम सीड को बना के उनको फिर हम दे सकते हैं। तो ये सब हमारा काम जो है अभी चल रहा है और आगे भी बहुत सारे किसान भाई जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बीज हम यहीं से बना के उनको भेज रहे हैं और वो लोग बहुत सेटिस्फाई है। हमारा जो नया वैरायटी बहुत सारे चिली में हो, बैंगन में हो, टमाटर में है और बीन्स में है, आपका जो कौपी है उसमें भी है, लोबिया जो कहते हैं लोबिया में भी है, बहुत सारे और साग भाजी से सब्जी है जिसमें आपको कहते हैं लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी हमारा बहुत सारे जो वैरायटी है उसको वो लोग ले रहे हैं। कोविड-19 चूँकि का दौर है और लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग भी हैं, तो आप जो है कौन कौन सी सब्जी का सुझाव देना चाहेंगे कि एक सप्ताह में कम से कम इन सब्जियों को आदमी 1 बार या 2 बार कम से कम खाए? फल वाली सब्जी भी है, जैसे टमाटर हो गया, बैंगन हो, वो भी खाना जरूरी है। उसके साथ साथ जो रूट वाले सब्जी है जिसको आपके रूट खाते हैं, जैसे कैरट है, आपका मतलब गाजर है और मूली है, इसको भी आप सलाद रूप से भी यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ साथ और आप जानते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है और इसके साथ साथ हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, इसमें देखेंगे बहुत सारे जो पत्तेदार सब्जी है उसको भी इस्तेमाल करना जरूरी है और यहाँ पे बहुत पाया जाता है। जैसे कड़म की साग हो, सजन की साग हो, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो ये सब चीज़ आप अपने जो खाने में उसको रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको न्यूट्रिशन मिल सकता है और इम्यूनिटी इसी से बढ़ सकता है। क्या आप हर तरह की सब्जी, चाहे वो पत्तेदार हो, चाहे वो फल वाली हो या जो ज़मीन के अंदर पैदा होती है, वो हर प्रकार की सब्जी आप खाएंगे तभी इस कोविड-19 की लड़ाई में हम जंग जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। और अब देखते हैं कि किसान करेला की खेती कैसे करें और इस बारिश के मौसम में क्या रखें सावधानियां। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं।
करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो, ये सरकार का लक्ष्य है, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है कि जो किसान हैं वो भी जागरूक हों, वो भी कृषि विभाग तक पहुंचे और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं खेती किसानी से जुड़ी हैं उसका लाभ उठा सके। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि उनके पास भंडारण क्षमता भी हो। इसी कुछ विषय पर हमने बात की मिर्जापुर के एक प्रगतिशील किसान हैं राजेश पटेल से, उनसे हम लोगों ने बात की। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान जागरूक हों और खेती पर ही निर्भर न रहें। खेती के साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो या फिर डेयरी फार्मिंग है, इस पर भी वो ध्यान दें। आज इसी कुछ विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश पटेल जी हैं, अपने दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ साथ वो अच्छे किसान भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में खेती को लेकर क्या कुछ है। राजेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि जब हम किसानों की आय दोगुनी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि क्या किसानों में जागरूकता की कमी है या फिर वो कुछ ही खेती पर निर्भर करते हैं? देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: मिट्टी, मौसम और मार्केट, 3M। हमने हरित क्रांति के नाम पर मिट्टी का बंटाधार कर दिया। मौसम का चक्र बदल गया, एक महीना बारिश का सीजन इधर से उधर हो गया और मार्केट तो है ही नहीं। सरकार जो खरीद करती है उसके अलावा अगर हम मार्केट में बेचने जाते हैं तो औने पौने दाम में बिचौलियों के सहारे हो जाते हैं। तो अगर हमको मौसम, मिट्टी और सबसे बड़ी चीज़ मार्केट मिल जाए, या यूं कहें कि केवल मार्केट मिल जाए, तो खेती लाभकारी हो जाएगी और सरकार अपनी मंशा में सफल हो जाएगी। लेकिन जब तक हमारी उपज बिकेगी नहीं उचित रेट में, तब तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। तो राजेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। आपको लगता है कि लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि खेती से धीरे धीरे युवाओं का जो मोह है वो भंग हो रहा है। कैसे हम युवाओं को खेती के प्रति आकर्षित कर सकते हैं ताकि वो आधुनिक खेती करें, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और अच्छा पैसा भी कमाएं? आपने सही सवाल किया है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसानों की अगली पीढ़ी हम कैसे तैयार करें। ये सबसे बड़ी चुनौती है। अभी हम कर ले रहे हैं, हमारे बेटे नहीं तैयार होंगे। तो इसके लिए तमाम लड़के हैं जो इस चुनौती को भी स्वीकार कर रहे हैं और अच्छी अच्छी नौकरियों को, अच्छे अच्छे पैकेज की नौकरियों को छोड़ के आ रहे हैं खेती की तरफ। लेकिन वो तालाब खुदवा रहे हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेके, गौपालन कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं खेती से ही जुड़ा हुआ। तो सरकारी योजनाएं इतनी हैं कि हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, या हम यूँ कहिए कि हमको जानकारी ही नहीं है। जागरूकता के अभाव में इसको लेके सरकार को और किसानों को जागरूक करना होगा कि हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। और जो युवा आ गए हैं अच्छे कोरोना काल में तमाम युवा नौकरी छोड़ के आए हैं। हमारे गांव के ही बगल में एक लड़का है, वो नौकरी छोड़ के आया है इंजीनियरिंग की, और 3 तालाब, करीब करीब 1 करोड़ रुपए उसकी साल में कमाई होती है। जब 9 बीघे खेत में 20-25 हज़ार रुपये बीघे की प्रॉफिट के हिसाब से कितना हुआ जोड़ लीजिए। आजकल 1 करोड़ रुपए से कम नहीं कमा रहा है सिर्फ मत्स्य पालन करके। पूरे खेत में तालाब छोटा छोटा खुदवा दिया बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, और मछली का चारा भी उत्पादन कर रहा है साथ में। तो साइड बिजनेस हम करेंगे तो हमारा उत्पादन भी होगा और हमारी आय बढ़ेगी। समस्या देखने में आती है भंडारण की, कि अगर कोई सब्जी का बड़ा उत्पादक है, बड़ा किसान है, तो भंडारण की बड़ी समस्या आती है, क्योंकि सब्जी है 2 या 3 दिन में खराब होने वाली है। तो आपको लगता है कि छोटे छोटे भंडारण गृह बनाने की जरूरत है? 4 गांव के बीच में एक छोटा सा भंडारण गृह बन जाए ताकि जो आसपास की सब्जी की खेती करने वाली या ऐसी फलों की खेती करने वाले वो सुरक्षित रख सके। पूरे देश की समस्या है, किसी पर्टिकुलर समस्या नहीं है किसी क्षेत्र की। कि किसान अगर टमाटर का उत्पादन कर लिया तो उसे 4 दिन भी नहीं रख सकता, 4 दिन में सड़ने लगेगा। और औने पौने 50 पैसे किलो, 1 रुपये किलो में बेचता है, और जो व्यापारी 4 दिन रख लिया तो वो उसी को 20 रुपये किलो बेचता है। तो हमको कोल्ड चेन की सख्त जरूरत है। जिस दिन पुरुष और महिलाएं मिलकर खेती करेंगी
खेती की जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो युवा हैं या फिर जो किसान हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। कृषि विभाग में खुद पहुंचे और ये पूछे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके लिए आई हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए आई हैं, तभी वो अपनी आय बढ़ा पाएंगे। संतोष चौधरी, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का फैसला किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिले में निर्माण कुफराधार में पौधे रोपकर राज्यव्यापी वन अभियान महोत्सव अभियान का उन्होंने शुभारंभ कर दिया है। वन महोत्सव के तहत यह अभियान बुधवार तक चलेगा। इसके तहत समाज के विभिन्न वर्ग और संस्थाएं 10 लाख पौधे लगाएंगे। इसके अलावा राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी विभिन्न स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से 1 लाख पौधे लगाएगी। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की मंडियों का क्या है भाव। इन दिनों मोटे अनाज की बुआई पीछे चल रही है। ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी के रकबे में कमी आई है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 73,07,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 88,21,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करे तो देश भर में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 9 जुलाई तक देश भर में 49,28,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 52,94,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 जुलाई को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और मक्का 1,750 रुपए पर टिकी रही। राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जुलाई को मक्का के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। 20 जुलाई को इसका भाव 200 रुपए की बढ़त के बाद 1,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1,510 रुपए, जो 20 जुलाई को 1,500 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 जुलाई को मक्का का भाव था 1,510 रुपए, जो 20 जुलाई को 20 रुपए चढ़कर 1,530 रुपए पर जा पहुँचा। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में मंगलवार को मक्का का भाव रहा 1,920 रुपए। हाथरस मंडी में 20 जुलाई को मक्का 1,520 रुपए पर बिकी। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में खासा इजाफा होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की पैदावार में 14 लाख टन से ज्यादा की बढ़त हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 3,02,40,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 2,87,70,000 टन की रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। उड़द की बुआई की बात करें तो इस साल देश भर में उड़द की बुआई चल रही है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले 22,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 9 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 12,75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 12,53,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में उड़द की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में उड़द की पैदावार 23,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की उपज 20,80,000 टन की रही थी। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में उड़द का कारोबार मजबूती के साथ हुआ।
यहाँ 19 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,750 रुपए। 20 जुलाई को इसके भाव में 295 रुपए का उछाल आया और भाव 5,045 रुपए पर पहुँच गया। इसी तरह केरल की अरूर मंडी में उड़द के सौदों में 400 रुपए की तेजी के साथ कारोबार हुआ। 19 जुलाई को यहाँ उड़द का भाव रहा 7,900 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 8,300 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 19 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,300 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 700 रुपए की मजबूती के बाद 6,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर मंडी में उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 19 और 20 जुलाई को उड़द बिना किसी उतार चढ़ाव के 7,800 रुपए पर बिकी। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं, उम्मीदों के। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई।